नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को कल करेंगे संबोधित। समिट के 3 प्रमुख स्तंभ मनुष्य, पृथ्वी और प्रगति। 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख और करीब 60 मंत्री और उपमंत्री होंगे शामिल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए वैश्विक नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया और क्रोएशिया समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। अधिसूचना 26 फरवरी को, नामांकन 5 मार्च तक, 16 मार्च को होगा मतदान। भारत और ब्रिटेन ने ऑफशोर विंड टास्क फोर्स शुरू करने के लिए बढ़ाया हाथ। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा बल। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का ऑफशोर विंड और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्यों के बीच तालमेल पर भी जोर। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का राष्ट्रपति ने किया अवलोकन। कहा, वैश्विक सुरक्षा, विकास, स्थिरता और स्थायित्व साझेदारी के माध्यम से ही संभव। भारतीय नौसेना समुद्री हितों की रक्षा करने और व्यापक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में है तत्पर। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, भारत की धरती पर इतिहास लिखा गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के भव्य मंच से दुनिया ने देखा कैसे भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता बन चुका है। और इस ऐतिहासिक क्षण में देश के प्रधानमंत्री ने मेजबान बन मेहमानों का स्वागत जिस अंदाज में किया, वह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वह भारत की नई पहचान बनी। प्रधानमंत्री ने जब मंच संभाला तो शब्दों में आत्मविश्वास था, विजन में स्पष्टता थी और संदेश बिल्कुल साफ था। एआई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आत्मनिर्भर इंडिया का इंजन है। विश्व के बड़े बड़े देश, टेक्नोलॉजी महाशक्तियां, नीति निर्माता सब एक मंच पर, और भारत क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। एआई मानवता के लिए हो, एआई समावेशी हो, एआई सुरक्षित हो और सबसे महत्वपूर्ण, एआई भारत के गांव-गांव तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेहमानों का स्वागत करते हुए साफ किया कि 21वीं सदी की दिशा तय करने वाला देश वही होगा जो टेक्नोलॉजी को जन जन से जोड़ेगा। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का प्रदर्शन है। आज सवाल ये नहीं कि एआई दुनिया बदल देगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया एआई के इस नए भारत के मॉडल को अपनाएगी। और आज की बड़ी बात यही है कि भारत अब टेक्नोलॉजी की रेस में शामिल नहीं है बल्कि भारत अब रेस को लीड कर रहा है। भारत इसका बड़ा ग्लोबल प्लेयर है और ये तस्वीरें भारत की चमक की हैं। ये तस्वीरें भारत की वैश्विक धमक की हैं। ये तस्वीरें एआई में भारत की नई पहचान की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विश्व भर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति भी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे शुरू होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें शासन, अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी नेतृत्व के साथ मिलकर निवेश, अनुसंधान सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और एआई प्रणालियों की तैनाती पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी की खुशी। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और हमारी साझा धरती की रक्षा करे। शिखर सम्मेलन में 7 कार्यकारी समूह शामिल हैं, जो कि 3 मुख्य स्तंभ लोग, ग्रह और प्रगति के अनुरूप हैं।
ये समूह विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले ठोस परिणाम देने पर काम करेंगे। 7 विषय हैं: आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, मानव पूंजी, विज्ञान, लचीलापन, नवाचार और दक्षता। इस शिखर सम्मेलन में सीईओ, सीएक्सओ सहित 500 से अधिक वैश्विक एआई नेता, लगभग 100 सीईओ और संस्थापक, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता, साथ ही 400 सीटीओ, उपाध्यक्ष और परोपकारी व्यक्ति एक साथ एक मंच पर शामिल हैं। इसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों और लगभग 60 मंत्रियों और उप मंत्रियों सहित 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए वैश्विक नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत स्पेन को साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत डिजिटल क्षेत्र, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए स्पेन के निरंतर समर्थन की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत स्पेन के बीच रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का स्पेन के साथ आर्थिक साझेदारी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दोनों देशों के लोगों को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंटी पेटेरी ओर्पो से भी बातचीत की। उन्होंने स्थिरता और डिजिटलीकरण, एआई अनुसंधान और नैतिक नवाचार में सहयोग और भारतीय प्रतिभा द्विपक्षीय सहयोग को कैसे मजबूत कर सकती है, इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में उभरते नवाचार के रूप में फिनलैंड के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही दोनों नेताओं ने जिम्मेदार, प्रतिभा आधारित एआई को आगे बढ़ाने और एक स्थायी भविष्य के लिए तकनीक आधारित समाधानों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड का लक्ष्य व्यापार को दोगुना करना है, जिससे कि आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने 6G जैसी भविष्यवादी प्रौद्योगिकियों, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांडर वुचिच के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, एआई, फिनटेक, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और जन समन्वय में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारत और सर्बिया दीर्घकालिक मित्र हैं और ये संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकाविच के साथ वार्ता भी की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ही कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बैक्टेनोव से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ही एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई।
इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से मुलाकात की थी। उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में भारत के प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, इसके बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटल फर्म खोसला वेंचर्स के संस्थापक विनोद खोसला से भी मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए समाधान के लिए एआई पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के तीसरे दिन अनुसंधान संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसी व्यापक जन स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई के उपयोग को प्राथमिकता दे रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित शीर्ष विद्वानों से एआई के सुरक्षित इस्तेमाल पर ठोस और स्पष्ट सुझाव देने को कहा। Yesterday we had about 250,000 people, mostly young. The average age was, I think, below 30, attending the AI Expo and the entire exhibition area. It was phenomenal response. When I interacted with the young minds, I was so surprised at the optimism that most of the young people expressed towards this opportunity which is coming for them. Initially I was a bit apprehensive, but looking at their optimism, I am feeling really hopeful for a totally new future for our country and for the world. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems, AI for improving the productivity in the enterprises, AI for population scale problems like healthcare, like agriculture, like climate change. These are the things that we are focused here in India. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत सबसे अधिक संकल्प लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 16 से 17 फरवरी के बीच 24 घंटे की अवधि में कुल 2,50,946 वैध संकल्प दर्ज किए गए हैं। ये उपलब्धि मोस्ट प्लेज्ड received for an AI responsibility campaign in 24 hours श्रेणी में दर्ज की गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक प्रवीण पटेल ने इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। ये राष्ट्रव्यापी एआई जिम्मेदारी अभियान इंडिया एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया था। नागरिकों को एआई प्लेज्ड इंडिया AI.gov.in पोर्टल के माध्यम से एआई के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रतिभागियों को डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता, जवाबदेही और गलत सूचना से मुकाबला जैसे विषयों पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से जागरूक किया गया। जिन्होंने संकल्प पूरा किया उन्हें डिजिटल बैज और एआई सीखने के संसाधनों तक पहुंच प्रदान की गई। कुल मिलाकर ये उपलब्धि दर्शाती है कि भारत एआई तकनीक को केवल अपनाने ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नादिया में इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस्कॉन ने वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं तो यह भक्ति वेदांत प्रभुपाद और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जीवन का कर्मफल है। इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का संदेश फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन ने सभी को गीता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है और गीता आंदोलन को बनाए रखा है। मुझे
इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम। कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा देश के स्वच्छ, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का एक मजबूत स्तंभ बन सकती है। दिल्ली में भारत ब्रिटेन तटीय पवन ऊर्जा कार्यबल के शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता औद्योगिक गहराई और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अपतटीय पवन ऊर्जा की रणनीतिक भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक 10 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए पारेषण योजना पूरी हो चुकी है, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु के लिए 5-5 गीगावाट शामिल है। भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के रणनीतिक नेतृत्व और समन्वय के लिए कार्यबल गठित किया गया है। India's clean energy transition is about execution scale. Today, India's installed non-fossil capacity stands at over 272 gigawatt, with a solar at the more than 141 gigawatt and wind at 55 gigawatt. In the ongoing financial year, we added more than 35 gigawatt of solar and 4.61 gigawatt of wind capacity. Also, last year, India achieved 50% of its cumulative installed power capacity from non-fossil sources, 5 years ahead of our nationally determined contribution commitment. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की आर्थिक कूटनीति संवाद और भरोसे पर आधारित है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे किसान और एमएसएमई पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी किसान के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। Today India doesn't engage as a meek country. We are not apologetic about some of the problems that we have. We are negotiating for the future. After all, a free trade agreement or any new deal that we work out is about the future. We may have had many issues in the past, but what we are offering is an opportunity to participate in India's future, let's say next 20, 30, 50 years. One has to crystal gaze into the future. And when you crystal gaze into the future, there is no opportunity mankind has ever provided which can even come close to the India opportunity from now, at least until 2047 and then beyond. We'll be adding $26 trillion. $26 trillion will be adding to our economy. And I don't think we have ever seen this kind of rapid growth ever in history, or we will see it ever in the future. And which is what makes India a very attractive trading partner. When we negotiate with a position of strength, you're able to balance national interests. You're able to also take care of sensitivities. Like in all our trade deals, our farmers' interests, our MSMEs' interests, our fishermen's interests, the interests of jobs in India, these have been paramount in our negotiations.
चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट रिक्त हो रही है। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 26 तारीख को जारी की जाएगी और नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 16 मार्च को होगा। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और रामदास अठावले, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, एनसीपी एससी नेता शरद पवार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, एआईएडीएमके नेता एम थंबीदुरई और डीएमके नेता तिरुचि शिव समेत कई नेताओं का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों की एकता, विश्वास और सम्मान को दर्शाती है। विभिन्न ध्वजों वाले जहाज और विभिन्न देशों के नाविक एकजुटता की भावना का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एकजुटता की ये भावना इस रिव्यू की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशंस में बखूबी समाहित है। ये वैश्विक समुदाय को एक सकारात्मक संदेश है कि इस सामूहिक नौसैनिक शक्ति की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। People enthusiastically celebrate the festival Bali Jatra on voyage of Bali on the banks of Mahanadi in Cuttack during the week starting on Kartik Purnima. This festival is an expression of respect to the ancient sailors from what is now Odisha. It celebrates the tradition of regular sea travel to Southeast Asia for various purposes since the ancient Kalinga Empire. These travels contributed to the spread and exchange of trade and goods, ideas and values, shaping a shared cultural consciousness across region. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और व्यापक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर है। क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की इकाइयां समुद्र में पैदा होने वाले खतरों और चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिरोध और रक्षा के विश्वसनीय साधन के रूप में काम करती हैं। मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय नौसेना अक्सर सबसे पहले सहायता प्रदान करती है, करुणा और दक्षता के साथ त्वरित सहायता प्रदान करती है। भारतीय नौसेना विश्व भर की नौसेनाओं के साथ सद्भावना को बढ़ावा देने और भरोसे और मित्रता के सेतु बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति ने मित्र देशों की विदेशी नौसेनाओं के अधिकारियों और नौसैनिकों की भी सराहना की। Visakhapatnam has a glorious maritime past. Today's event underlines the enduring naval significance of Visakhapatnam. This fleet review also takes forward India's vision of Mahasagar, which stands for mutual and historic advancement of security and growth across regions. India's approach to international relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. This spirit of partnership is the bedrock of an enduring global order. Therefore, India believes that a sound maritime order is based on collective responsibility and cooperative action among like-minded partners. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में यातायात जागरूकता पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों से संवाद भी किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि संवाद से विश्वास हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की मूल भावना है। समाज और प्रशासन मिलकर काम करें तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। नशा, सट्टा और अपराध के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित शहर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तेज गति, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत करने जैसे उल्लंघनों पर सख्ती हो। दुर्घटना संभावित स्थानों का सर्वे कर सुधार किए जाएं। चिन्हित चेक पॉइंट्स पर विशेष योजना बने। साथ ही एआई आधारित सीसीटीवी और गोल्डन आवर में त्वरित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि कोटा को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, जाम मुक्त और सुरक्षित बने, ऐसा बनाया जाए। पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे और अपराधियों को भय हो और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सजा मिलेगी, ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे। दुर्घटना रोकने के लिए जहां पर दुर्घटना में हमारे नौजवान, ज्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहां दुर्घटना रोका जा सके और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में कहीं उनकी जिंदगी चली जाती है, कहीं घायल हो जाते हैं, हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। तो आइए अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर लाजोस ओला के नेतृत्व में हंगरी के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आज संसद में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस प्रकार का संबंध दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद, आम सहमति निर्माण और आपसी समझ को बढ़ावा देकर सरकारी कूटनीति का पूरक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। ये पहल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में स्वीडन की उप प्रधानमंत्री एब्बा बुश से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन एक मजबूत भविष्य के लिए तैयार हैं, डिजिटल और दूरसंचार साझेदारी बनाने के लिए भी तैयार हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका की चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में चीतों की संख्या 38 हो गई है। भारत में जन्मे जीवित शावकों की संख्या 27 हो गई है। इसके साथ ही भारतीय धरती पर चीतों के 9वें सफल प्रसव का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वर्ष 2022-23 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के 20 चीतों को भारत लाया गया था। तो कार्यक्रम आज की खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।